सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने आज अपनी हियरिंग रिज्यूम की है, जो कल से ही चल रही है। और बेंच के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपने आर्गुमेंट्स कंटिन्यू करते हुए आए और इस बार फोकस था आर्टिकल 155, जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर से जुड़ा है और गवर्नर के रोल पर। अब एसजी मेहता ने सबसे पहले एक क्लियर स्टेटमेंट दे दिया कि गवर्नरशिप इज नॉट अ सैंक्टम फॉर रिटायर्ड पॉलिटिशियंस, इट इज अ ब्रिज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। मतलब उनके हिसाब से गवर्नर का पोस्ट कोई रिटायरमेंट का आरामदायक जगह नहीं है, बल्कि एक फंक्शनल लिंक है सेंटर और स्टेट के बीच। हालांकि फर्स्ट हाफ की हियरिंग काफी इंटेंस रही है, जब सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने उन्हें काफी ग्रिल कर दिया। जहां तीखे सवाल एसजी तुषार मेहता से सीजेआई बीआर गवई के साथ साथ बाकी जजेस ने भी पूछे, और किस बात पर एसजी ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के पास्ट जजमेंट्स गलत है, इंक्लूडिंग फॉर्मर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का एक जजमेंट और रीसेंट जस्टिस जेबी परदीवाला का। चलिए देखते हैं। अब एसजी मेहता ने आर्ग्यू किया कि आर्टिकल 200 इंडाउज द गवर्नर विद डिस्क्रेशन और वो हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस से बाउंड नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए गवर्नर डिस्क्रेशन यूज करते हैं डिसाइड करने में कि कौन सी पार्टी या फ्रंट मेजोरिटी में है और गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती। लेकिन सीजीआई बीआर गवई ने इमीडिएटली बोला, वी हैव सीन हाउ इन सम केसेस द गवर्नर्स हैव एक्सरसाइज्ड देयर डिस्क्रेशन एंड एंड अप इन लिटिगेशंस इन द एपेक्स कोर्ट। पर एसजी मेहता ने इसे डिसमिस कर दिया एज वन ऑफ इंस्टेंसेस। फिर उन्होंने क्लैरिफाई किया कि गवर्नर के पास 4 ऑप्शंस होते हैं जब स्टेट लेजिस्लेचर कोई बिल पास करके भेजती है। पहला कि गिव एसेंट, दूसरा विथहोल्ड एसेंट, तीसरा रिटर्न द बिल, चौथा रिजर्व इट फॉर प्रेसिडेंट। और उनके हिसाब से ये गवर्नर की डिस्क्रेशन होती है, पर बेंच ने इस पर तुरंत इंटरजेक्ट किया। द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस इज अबाउट विथहोल्डिंग द बिल। सीजीआई बीआर गवई ने भी ऑब्जर्व किया कि डिस्क्रेशन आर्टिकल 200 में रिस्ट्रिक्टेड है और इन्हीं 4 ऑप्शंस तक। तो और सीजीआई बीआर गवई ने तमिलनाडु एग्जाम्पल उठाया, जहां बिल्स 5 साल तक गवर्नर ने पेंडिंग रखे और स्टेटस भी गवर्नमेंट को इन्फॉर्म नहीं किया। सीजीआई बीआर गवई ने इस पे पूछ लिया, कैन अ गवर्नर ऑप्ट टू विथहोल्ड अ बिल फॉर टाइम इमेमोरियल? तो जस्टिस विक्रम नाथ ने आर्टिकल 200 के एग्जैक्ट वर्डिंग्स रेफर किए। When a bill has been passed by the legislative assembly of a state, it shall be presented to the governor and the governor shall declare either that he assents to the bill or that he withholds assent therefrom or that he reserves the bill for the consideration of the president. जस्टिस विक्रम नाथ ने भी हाईलाइट किया कि गवर्नर को अपना डिसीजन डिक्लेयर करना होता है, वो इनडेफिनेटली साइलेंस मेंटेन नहीं कर सकते। गवर्नर कैन नॉट विथहोल्ड बिल्स विदाउट मेकिंग अ डिक्लेरेशन ऑफ हिज इंटेंट। अब एसजी मेहता ने क्लैरिफाई किया कि गवर्नर एक बिल को प्रेसिडेंट के पास रेफर तभी कर सकते हैं जब सेंट्रल लॉ के साथ रिपग्नेंसी हो। उन्होंने हाइपोथेटिकल दिया कि क्या होगा अगर कोई बॉर्डर स्टेट ऐसा बिल लाए जो यूनियन के स्टैंड के खिलाफ हो, पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कट शॉर्ट कर दिया और पूछा, सो अकॉर्डिंग टू यू इफ अ बिल इज डिक्लेयर्ड बाय गवर्नर एज विथहेल्ड इट हैज फेल्ड? जस्टिस नरसिम्हा ने भी पुश किया, आर यू सेइंग वंस अ बिल इज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नर एज विथहेल्ड इट कैन नॉट बी प्लेस्ड बैक इन द असेंबली फॉर रीपैसेज? सीजीआई ने फिर एक बड़ी बात रखी, सो आर वी not giving the governors total powers to sit and appeal over the elected representatives? This way, if bills are failed by governors, governments formed by majority will be at the whims and fancies of the governors. उन्होंने समराइज किया कि एसजी का सबमिशन ये इम्प्लाई करता है कि गवर्नर प्रोविजो को बाईपास कर सकते हैं और सिर्फ विथहोल्ड बोलकर बिल फेल हो जाता है। अब एसजी मेहता ने बोला कि ऐसा सिर्फ एक्सट्रीम केसेस में होता है, जैसे जब कोई बिल फंडामेंटल राइट्स वायलेट करता हो या सेंट्रल लॉ के साथ रिपग्नेंट हो। अब एसजी मेहता ने फाइनली आर्ग्यू किया कि तमिलनाडु केस में जो 2 जज बेंच ने कहा था वो गलत था। उन्होंने कहा कि 2 जज बेंच इन तमिलनाडु रिप्लाइज ऑन 3 जज इन पंजाब जजमेंट व्हिच टॉक्स ऑफ द व्यू that withhold has to be read with first proviso which is erroneous and is in ignorance of other judgments। मतलब उनके हिसाब से तमिलनाडु जजमेंट प्रेसिडेंट के अगेंस्ट था और उसने गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर्स को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया। और जहां ये पंजाब जजमेंट की बात उठी है, ये वही जजमेंट है जो फॉर्मर सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने दिया था पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के एक केस में। यानी कि एसजी मेहता ने इन सारे जजमेंट्स को कहीं ना कहीं गलत डिक्लेयर कर दिया है। अब एसजी मेहता ने इंटरेस्टिंग बात भी कही थी। उन्होंने इसके मामले में कहा था, क्या 3 जज बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ मेड अ रूलिंग इन द पंजाब गवर्नर केस। दिस रूलिंग इंटरप्रेटेड द वर्ड
withhold in a way that is interconnected with the power to return a bill, the proviso. However, this decision was made without giving due consideration to the precedents set by larger, more authoritative benches of 5 and 7 judges. और इसी हियरिंग के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने एक तीखा सवाल भी उनसे पूछा था कि however, if the governor does not send the bill back to the legislature and the house does not pass it again within 6 months, the bill will lapse. इस पर एसजी तुषार मेहता ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि if the governor returns a bill but is then told he cannot exercise any independent judgment afterward, what exactly is he supposed to do? His role is not merely to be a postman, he represents the authority of the union. A figure who is not directly elected is not constitutionally inferior to one who is. Their roles are simply different. अब अपने आर्ग्यूमेंट्स रखते हुए एसजी तुषार मेहता ने दिखाया कि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की चेयरमैनशिप में बनाया गया था, उसमें गवर्नर की अपॉइंटमेंट का ऑप्शन पहले ड्राफ्ट आर्टिकल 131 में था। ड्राफ्ट में 2 चॉइसेस दी गई थी। पहला कि गवर्नर कुड बी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, दूसरा गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करे फ्रॉम अ पैनल जो स्टेट असेंबली इलेक्ट करेगी। तो एसजी मेहता ने याद दिलाया कि ड्राफ्ट लिखा था कि द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल बी इलेक्टेड बाय डायरेक्ट वोट ऑफ ऑल पर्सन्स हु हैव द राइट टू वोट एट अ जनरल इलेक्शन फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। लेकिन एक ऑल्टरनेटिव भी था जिसमें गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते फ्रॉम अ पैनल ऑफ 4 कैंडिडेट्स इलेक्टेड बाय द असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में अलादी कृष्णस्वामी अय्यर ने इस इलेक्टेड गवर्नर के खिलाफ स्ट्रांगली बोला था। रीजन सिंपल था कि अगर गवर्नर लोगों से डायरेक्टली इलेक्ट हो जाएगा तो एक डुअल पावर सेंटर बन जाएगा और प्रीमियर या कैबिनेट से क्लैश होगा। ऊपर से इलेक्शंस भी पार्टी टिकट पे लड़ना पड़ता है जो और ज्यादा पॉलिटिकल राइवलरी क्रिएट करेगा। सीजेआई बी.आर. गवई ने इस पॉइंट पे शार्प क्वेश्चन भी रेज किया कि वेदर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द फाउंडर्स वर रियलाइज्ड, द गवर्नर एंड द इलेक्टेड मिनिस्टर्स वर एक्सपेक्टेड टू फंक्शन इन हार्मनी। इसके जवाब में एसजी मेहता ने डॉक्टर अंबेडकर के कोट्स याद दिलाए कि इफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स इन प्रिंसिपल द सेम एज वी इंटेंड दैट इट शुड बी, दैट द गवर्नर शुड बी a purely constitutional governor with no power of interference in the administration of the province, then it seems to me quite immaterial whether he is nominated or elected. Finally, Assembly ने दोनों options nomination और election drop कर दिए और adopt किया कि governor will be appointed by the president. एसजी मेहता ने पार्लियामेंट डिबेट्स भी रिकॉल किए जब केरला में आर्टिकल 356 इम्पोज हुआ था। अब सीजेआई बी.आर. गवई ने लाइटली रिस्पॉन्ड भी किया कि कामत was entitled to his view and there may be some truth in what he said. Why should an elected government in the state be controlled by the center? ये रिमार्क एक तरह से रिमाइंडर था कि गवर्नर के रोल को लाइटली नहीं लिया जा सकता। तो इस पूरी हियरिंग का जिस्ट ये है कि एसजी मेहता ने गवर्नर के रोल को एक ब्रिज के रूप में जस्टिफाई किया, उनकी डिस्क्रिशनरी पावर्स को डिफेंड किया और तमिलनाडु जजमेंट को एक एरनेस प्रेसिडेंट बताया। कोर्ट ने टफ क्वेश्चंस पूछे, क्या गवर्नर इंडेफिनिट डिले कर सकते हैं? क्या वो इलेक्टेड असेंबली के ऊपर एक अपील अथॉरिटी बन जाएंगे? हियरिंग अभी भी कंटिन्यू है और इस हियरिंग में आगे और क्या बातें उठाई गई है उससे जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।